एक रात की शुरुआत में टोक्यो के शांत उपनगर शिबुया से दूर पुरानी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जहां समय ठहर सा गया था। और वहां रहने वाला युवक नाम था हिरोशी, जो एक साधारण फोटोग्राफर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा अंधेरे में खींच ले जाती थी। एक शाम जब बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं और हवा में ठंडी सिहरन फैली हुई थी, हिरोशी ने अपने पुराने कैमरे के साथ एक पुरानी मंदिर की खोज में निकल पड़ा, जो गांव वालों के अनुसार सदियों से बंद था और जहां कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि वहां की कहानियां सुनकर लोग रात में अकेले सोने से डर जाते थे। मंदिर की दीवारें लताओं से घिरी हुई थीं और फाटक पर जंग लगे ताले लटक रहे थे। लेकिन हिरोशी ने किसी तरह अंदर प्रवेश कर लिया और अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि वहां मिट्टी के बर्तनों में पुरानी हड्डियां पड़ी थीं और दीवारों पर लाल रंग से लिखे अक्षर जो पढ़ने पर भी समझ नहीं आते थे, जैसे कोई शापित मंत्र हो। अचानक हवा रुक गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर दूर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। लेकिन जब हिरोशी ने टॉर्च घुमाई तो कोई नहीं था। बस एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी, जिसमें एक सुंदर जापानी लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे आत्मा निकल चुकी हो। हिरोशी ने उस तस्वीर को कैमरे में उतारा और तुरंत फ्लैश चमका, लेकिन उसी पल उसकी पीठ पर ठंडी सांस महसूस हुई। और जब वह मुड़ा तो देखा कि तस्वीर वाली लड़की अब उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। वह फुसफुसाई, तुमने मुझे जगा दिया। और हिरोशी का कैमरा उसके हाथ से गिर पड़ा। वह भागने लगा, लेकिन मंदिर के गलियारे अनंत लगने लगे, जहां हर मोड़ पर वही लड़की खड़ी दिखाई देती थी, कभी दीवार से निकलकर, कभी छत से लटक कर, और उसकी आवाज़ हर जगह गूंज रही थी। मेरा नाम यूकी था। 100 साल पहले इस गांव ने मुझे जीवित जला दिया था, क्योंकि मैंने एक समुराई से प्यार किया था, जिसे गांव वाले शैतान मानते थे। हिरोशी के पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ा, लेकिन उठते ही देखा कि उसके हाथों पर जलने के निशान उभर आए थे, जैसे आग ने उसे छू लिया हो। बाहर बारिश तेज हो गई थी और बिजली चमक रही थी, जिसकी रोशनी में मंदिर की छाया एक विशाल राक्षस की तरह नजर आ रही थी। हिरोशी ने अपने फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था और बैटरी खुद ब खुद कम होने लगी। फिर अचानक फोन पर एक पुरानी वीडियो प्ले हो गई, जिसमें यूकी को गांव वाले घसीटते हुए मंदिर में ले जा रहे थे और उसकी चीखें अभी भी गूंज रही थी, बचाओ, मैं निर्दोष हूँ। हिरोशी की सांस अटक गई और वह समझ गया कि वह अब इस मंदिर का हिस्सा बन चुका है। वह भागता रहा, लेकिन हर कमरे में पुरानी यादें जीवित हो उठी, जहां गांव के लोग यूकी को जलाते हुए हंस रहे थे और उसकी आत्मा दीवारों में कैद हो गई थी। अचानक यूकी उसके सामने प्रकट हुई और उसके लंबे नाखूनों से हिरोशी के चेहरे को नोचने लगी। खून बहने लगा और दर्द इतना तेज था कि वह चीख भी नहीं सका। उसकी आंखों के सामने पूरे गांव की तस्वीर घूम गई, जहां हर घर में ऐसी ही एक आत्मा छिपी हुई थी, जो इंतजार कर रही थी किसी बाहरी व्यक्ति की, जो उन्हें जगा दे। हिरोशी ने कोशिश की भागने की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे जड़ें उग आई हों। और यूकी अब उसके कान में फुसफुसा रही थी, अब तुम मेरी जगह लो, 100 साल बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगी। और उसी पल हिरोशी महसूस करने लगा कि उसका शरीर बदल रहा है। उसकी त्वचा सफ़ेद हो रही थी, बाल लंबे हो रहे थे और आंखें खाली हो चुकी थीं। वह चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ अब यूकी जैसी हो गई थी, जो गांव वालों को डराने के लिए मंदिर से निकलती थी। बाहर गांव वाले जानते थे कि जब कोई नया व्यक्ति मंदिर जाता है तो पुरानी आत्मा नई शिकार को पकड़ लेती है। और अब हिरोशी की आत्मा यूकी बन चुकी थी, जो सदियों से चक्र चल रहा था। वह मंदिर से बाहर निकली और गांव की गलियों में घूमने लगी, जहां लोग उसके सफ़ेद चेहरे और खून बहती आंखों को देखकर अपने घरों में छिप जाते थे। लेकिन कोई बच नहीं पाता था, क्योंकि अब वह शापित थी और उसका बदला कभी खत्म नहीं होता था। हिरोशी की यादें धुंधली पड़ गईं और केवल दर्द और गुस्सा रह गया, जो उसे हर रात नए शिकार की तलाश में भेजता था। एक रात जब एक और पर्यटक मंदिर की ओर आया तो यूकी अब हिरोशी की आत्मा मुस्कुराई और फुसफुसाई, स्वागत है, तुम्हारी बारी है। और इस तरह कहानी अनंत काल तक चलती रही, जहां
हर नया चेहरा पुराने शाप को आगे बढ़ाता था। गांव की हवाएं हमेशा ठंडी रहती थीं और रातें कभी शांत नहीं होती थीं, क्योंकि यूकी की चीखें अब हिरोशी की बन चुकी थीं, जो हर बारिश में गूंजती थीं और लोगों को याद दिलाती थीं कि अतीत कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता है, और जो कोई भी जिज्ञासा में मंदिर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, बस एक नई आत्मा बनकर गांव को और अंधेरा बनाता है। इस डरावनी रात में अगर तुम सुनो तो दूर से फुसफुसाहट आ रही है, शायद तुम्हारी बारी हो, क्योंकि शाप कभी खत्म नहीं होता, बस इंतजार करता है अगले शिकार का। और यह चक्र चलता रहेगा जब तक यह मंदिर खड़ा है और जापानी पहाड़ियां इस रहस्य को छिपाए रखेंगी। हिरोशी अब यूकी बनकर मुस्कुरा रहा था और उसकी खाली आंखें हर उस व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जो अकेला हो और जिज्ञासु हो, क्योंकि मौत सिर्फ शुरुआत है। असली आतंक तो तब शुरू होता है जब तुम खुद शिकार से शिकारी बन जाते हो। और ये कहानी एक नहीं, हजारों आत्माओं की है जो इस गांव में कैद हैं, इंतजार में। एक ठंडी सर्द रात में ओसाका के पुराने इलाके दोतोबोरी से थोड़ी दूर एक पुरानी रयोकान नाम की सराय थी, जो सदियों पुरानी लकड़ी की इमारत थी, जहां समय रुक सा गया था और मेहमान कम ही आते थे, क्योंकि लोकल लोग कहते थे कि वहां की दीवारें रहस्य छिपाए हुए हैं। वहां ठहरने वाला युवा सैलरी मैन ताकाशी, जो काम के सिलसिले में शहर आया था और बारिश की वजह से रात में कोई होटल नहीं मिला, तो मजबूरन इस पुरानी सराय में रुका, जहां मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें हमेशा नीचे झुकी रहती थीं, और वह मुस्कुराते हुए बोली, कमरा नंबर 47, वहां आराम से सोइए। लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी ठंडक थी। तकाशी थकान से कमरे में घुसा, जहां लकड़ी का फर्श चरमराता था, पुरानी तातामी मैट बिछी थी और दीवार पर एक पुरानी किमोनो वाली तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक युवती मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी गर्दन पर हल्का नीला निशान था। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और हवा में एक पुरानी चंदन की महक के साथ सडांत सी महसूस हो रही थी। तकाशी ने लेटते ही मोबाइल पर अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, लेकिन सिग्नल गायब हो गया और लाइटें फड़फड़ाने लगीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो कमरा खाली था। बस हल्की सी सांस की आवाज आई, जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, अकेले मत सोना। तकाशी ने इसे अपनी थकान समझकर अनदेखा किया, लेकिन आधी रात को पानी की टपकने की आवाज ने उसे जगा दिया, और जब उसने देखा तो छत से खून की बूंदें टपक रही थीं, जो उसके चेहरे पर गिरीं और ठंडी थीं। वह घबराकर उठा और दरवाज़ा खोलने दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था और बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर अचानक कमरे की रोशनी चली गई और अंधेरे में एक सफ़ेद किमोनो वाली औरत दीवार से निकलकर आई, जिसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे, और जब उसने बाल हटाए तो उसका मुंह कान से कान तक चीरा हुआ था, खून से सना हुआ, और वह फुसफुसाई, मुझे देखो, क्या मैं सुंदर हूँ? ताकाशी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह वही औरत थी जो तस्वीर में थी। उसका नाम था साइको, जो 100 साल पहले इसी सराय में अपने प्रेमी द्वारा धोखा खाकर गला घोंट कर मारी गई थी, और अब वह हर मेहमान से पूछती थी कि वह सुंदर है या नहीं। अगर जवाब गलत हुआ तो उसकी आत्मा को निगल लेती थी। ताकाशी ने कांपते हुए कहा, हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। लेकिन सायको की हंसी कमरे में गूंजी और उसके मुंह का चीरा और बड़ा हो गया। झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ तुम डर रहे हो। और उसी पल उसके लंबे नाखून ताकाशी की गर्दन पर पड़ गए। खून बहने लगा और दर्द में वह चीखा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। सराय की दीवारें अब जीवित हो उठीं, जहां पुरानी यादें चलने लगीं। सायको को प्रेमी के साथ हंसते देखा जा रहा था। फिर धोखे की रात जब उसने उसे मारा और लाश को कुएं में फेंक दिया। ताकाशी ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श पर हाथ पकड़ने लगे, जैसे कई और आत्माएं नीचे से खींच रही हों। वह बाथरूम में छिपा, लेकिन वहां दर्पण में सायको उसके पीछे खड़ी थी और उसके बाल उसके गले में लिपट गए। सांस लेना मुश्किल हो गया और ताकाशी महसूस करने लगा कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। सायको फुसफुसाई, अब तुम यहाँ रहोगे, हमेशा के लिए मेरा साथी बनकर।
और ताकाशी की आंखों के सामने पूरा अतीत घूम गया, जहां सैकड़ों मेहमान इसी कमरे में गायब हो चुके थे और उनकी आत्माएं अब दीवारों में कैद थीं। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और बिजली की रोशनी में सराय की छाया एक विशाल भूत की तरह नजर आ रही थी। तकाशी ने आखिरी कोशिश में खिड़की तोड़ी, लेकिन बाहर एक पुराना कुआं था जिसमें से सफेद हाथ निकल रहे थे जो उसे खींचने लगे। वह गिर पड़ा और सायको अब उसके ऊपर झुक गई थी। उसके चारे हुए मुंह से खून टपक रहा था और वह बार बार पूछ रही थी, क्या मैं सुंदर हूं? तकाशी की आवाज बंद हो चुकी थी, बस उसकी आंखें ही जवाब दे रही थीं। सुबह जब मालकिन कमरे में आई तो बिस्तर खाली था, बस एक नया किमोनो पड़ा था और तस्वीर में अब दो लोग मुस्कुरा रहे थे, ताकाशी और सायको साथ में। गांव वाले जानते थे कि जो इस सराय में रुकता है वह कभी वापस नहीं लौटता, बस एक नई कहानी बन जाता है जो रात में फुसफुसाती है। ताकाशी अब सायको का हिस्सा बन चुका था और हर नए मेहमान के आने पर वह भी पूछता था, क्या हम सुंदर हैं? और अगर जवाब गलत हुआ तो अंधेरा और गहरा हो जाता था। इस जापानी रात में अगर तुम कभी पुरानी सराय में रुको तो याद रखना, सायको हमेशा इंतजार करती है, बालों से छिपे चेहरे के साथ। और एक बार जब वह पूछे तो सच्चाई मत बोलना, वरना तुम्हारी गर्दन पर निशान हमेशा के लिए रह जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर बारिश वाली रात में दोबारा शुरू होती है, जहां नए शिकार इंतजार कर रहे होते हैं और भूतिया सराय की दीवारें नई आवाजें गूंजाती रहती हैं। ठंडी सांसें, फुसफुसाहट और अचानक पीछे से आने वाली हंसी जो तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि मौत के बाद भी प्यार और बदला कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है और तुम खुद एक कहानी बन जाते हो जो दूसरों को डराती है।